हगीज वाली गरीब बहू। शर्मीली, उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यही पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मीली जल्द से ही पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, शर्मीली, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मीली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सूसू निकल गई है। शर्मीली, हे राम! इसलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मीली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब यह बिस्तर सूख गया था, लेकिन सूसू की बदबू अभी भी आ रही थी। रौनक ने, सूसू जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? शर्मीली, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही शर्मीली को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के माथे मढ़ देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रौनक, गबरू आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मीली खुद से कहती है, शर्मीली, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सूसू पॉटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मीली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सूसू पॉटी करती आई है। फ्लैशबैक, शर्मीली बचपन में। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए। नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ ना, तो माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर शर्मीली वहीं पर सूसू कर देती है और इसी तरह ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है। मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? शर्मीली, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक शर्मीली ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सूसू पॉटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सूसू और पॉटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। शर्मीली, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन शर्मीली दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पॉटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पॉटी कर देती है।
तभी उसकी नींद खुलती है। शर्मिली, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास शांति कमरे में आती है। शांति, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पॉटी, छी! शर्मिली, माँ जी, वो गबरू यहाँ आया था। ये पक्का उसका ही काम होगा। शांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रौनक को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो। शर्मिली, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। शर्मिली ने फिर से सारा इल्जाम गबरू के सिर पर डाल दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा गबरू दुम उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शर्मिली ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है। फ्लैशबैक। शर्मिली बचपन में। माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। शर्मिली, अरे, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। शर्मिली बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहां पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मिली से पूछता है, रौनक, डायपर? अरे शर्मिली, ये एल्डर डायपर किसका है? शर्मिली, जी, ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहां मर्जी सूसू पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति वहां पर आ जाती है। शांति, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे, कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पॉटी कर दी थी। रौनक, गबरू, क्या ये सब सच है? शर्मिली, आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये कौन सा आपके कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रौनक, भले ही ये कुछ बोल ना पाए, पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़ी ना है ये। शर्मिली हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई, तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मिली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, ओमवती, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती? ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। ओमवती, शांति, अरे ओ शांति, शांति, क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? ओमवती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? शांति, अरे, हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। शर्मिली, हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का ही काम है। ओमवती, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर ओमवती वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुंच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मिली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक
गुस्से में आ जाता है। रौनक, गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहां से चला गया। हालांकि वो दूर नहीं गया। शर्मीली, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। रौनक, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात शर्मिली टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक वो शर्मिली सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा, उसके बाद उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। रौनक, ये क्या? अब तो गबरू भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शर्मिली अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। शर्मिली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचपन से ही ये रोग है। रौनक, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्जाम मेरे गबरू पर डाल देती थी। शर्मिली, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। रौनक, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार से कार आई। वो रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी गबरू ने रौनक को जोर से धक्का दे दिया। रौनक दूर जा गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोटें आ गई। रौनक, गबरू, मेरा गबरू, मुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रौनक गबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले जाता है। रौनक, देखो शर्मिली, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। शर्मिली, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रौनक, कोई बात नहीं शर्मिली, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। शांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रौनक और शांति शर्मिली को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में शर्मिली को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।